हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट लिमिटेड फैमिली बिजनेस। आज हम करेंगे 4th फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ओन सोसाइटीज। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम सेटअप करते हैं वेलफेयर मोटिव के लिए। किसके वेलफेयर के लिए? उन्हीं सोसाइटीज के मेंबर्स के लिए। ठीक है, इसका अलग से एक एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या माना जाता है? कंपलसरी माना जाता है। इनका मेन एम क्या होता है कि इन्होंने वेलफेयर करनी होती है किसकी? और सोसाइटीज के मेंबर्स की। एंड मिडल मैन को ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें। इसकी फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। पहली फीचर क्या है इसकी? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब होता है कि इसकी जो मेंबरशिप होती है वो वॉलेंट्री बेसिस पे होती है, विच मीन्स कि कोई भी मेंबर जब मर्जी आ सकता है और जब मर्जी जा सकता है। और इसको स्टार्ट करने के लिए एक तो हमें इसकी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो रजिस्ट्रेशन इसकी क्या रहती है? कंपल्सरी रहती है। सेकेंड वन, मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर हमें चाहिए इसको क्या करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए। ये 2 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके अलावा हमें कुछ इतना खास करना नहीं पड़ता। तो वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब है कि एनी मेंबर कैन गो ऑन एंटर एनी टाइम, जब उसका मन करे एग्जिट करने का, और जब कोई भी मेंबर आना चाहो तो वो आ सकता है। सेकेंड आता है लीगल स्टेटस। बिकॉज ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है, तो उनको कैसा स्टेटस मिल जाता है? लीगल स्टेटस मिल जाता है, विच मीन्स वो किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, कोई भी एसेट खरीद सकते हैं अपने नेम पे, कोई भी लोन ले सकते हैं अपने नेम पे, इनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। तो ये एक लीगली स्टेटस आइडेंटिफाइड हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, विच मीन्स जो मेंबर आ रहा है जितना कैपिटल लेके आ रहा है उसी के लिए, बस उतने के लिए वो क्या है? लाइबल है। उसके अलावा उसके घर के एसेट नहीं लिए जाएंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी। कंट्रोल, अब कंट्रोल किसके हाथों में होगा? क्योंकि सबकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। तो कंट्रोल होता है एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी में, और ये कमेटी कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स। 1 मैन 1 वोट, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलती है सबको, और हर कोई क्या डालता है? वोट डालता है फॉर द इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी, जो पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। लास्ट है सर्विस मोटिव। इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना किनको? अपने खुद के मेंबर्स को, ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो सके। उसके बाद इसी में से क्या निकल जाता है? आपके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहली मेरिट क्या? इक्वालिटी वोटिंग राइट। जैसे मैंने बोला कि जो इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी है वो कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। 1 मैन 1 वोट, इक्वालिटी रहती है वोटिंग राइट्स में। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी हमने स्टडी कर लिया कि लाइबिलिटी कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है, पर्सनल एसेट उनके यूज नहीं होते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कोई भी मेंबर आए, कोई मेंबर जाए, किसी की डेथ हो, बैंक्रप्सी हो, उससे इस सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोसाइटी वही की वही है, उसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल है, कंटिन्यूटी उसकी रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, अभी मैंने क्या बोला कि उनका मोटिव क्या होता है? सर्विस, विच मीन्स क्या प्रोवाइड करना? वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जांपल लेके चलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 30 मेंबर्स हैं, और 30 के 30 कौन है? कंज्यूमर्स हैं। अब उनका क्या है? क्यों सेटअप करेगी? कंज्यूमर्स के भले के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। अब कंज्यूमर्स को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है? या तो उनको बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं प्राइसेस का, या फिर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो ये सोसाइटी क्या करती है? बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीद लेती है, ताकि उनको रिटेलर जो अपनी कमीशन बिठाता है वो उनको ना पड़े। ठीक है, एक तो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस आ जाता है कि उनको पैसे उनके कम से कम लगते हैं, रिसोर्सेज उनके कम से कम वेस्टेज रहते हैं, तो इकोनॉमी आती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि इनका मोटिव वेलफेयर है, तो इनको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल जाती है। जैसे कोई टैक्सेस इनको कम पे करने पड़ते हैं, या इनको बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर देती है गवर्नमेंट इनके लिए, तो गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं इनको क्या मिल जाती है? सपोर्ट मिल जाती है। लास्ट इज इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने बोला फॉर्मेशन के इतना हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है। एक आपको तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवानी है एक्ट के अंदर, और आपको
10 एडल्ट मेंबर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, डेट्स इट। उसके अलावा आपको बहुत लंबा कोई प्रोसीजर फॉलो करने की नीड नहीं। डीमैरिट्स में क्या आ जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज किसके कंपैरिजन में, कंपनी के, क्योंकि सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी, तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो उसके मुकाबले में सबके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ देयर वेलफेयर, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर होता है, और उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करें और उनको हाई सैलरीज दे पाए, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाते। लैक ऑफ सीक्रेसी, मैंने बोला था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगी उसको अपनी हर एक इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी इन द इंटरनेट, तो इंटरनेट में उसको हर एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी, तो सीक्रेसी हमारी मेंटेन नहीं रह पाती। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब मैरिड में क्या था कि गवर्नमेंट की क्या मिल रही है, हमें सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि गवर्नमेंट इंटरफेयर भी तो कर रही है, अगर गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए करेगी तो वो ये भी एक्सपेक्ट करेगी कि वो वापसी में भी कुछ ले, है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल भी आ जाता है कि आप इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कंट्रोल उनका रहता है। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ऑफ कोर्स कन्फ्लिक्ट्स, ये तो पार्टनरशिप में भी हमने डीमैरिड पढ़ा था, क्योंकि जहाँ पे एक से एक ज़्यादा बंदे हो जाएंगे, एक से दो, दो से तीन, तो वहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ज़रूरी कि हो, लेकिन हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपिनियन में, एक बंदा कुछ और बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ और बोलेगा, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फीचर्स, मैरिड्स एंड डीमैरिड्स। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हमारे पास 6 टाइप्स हैं, जिसमें से हमारे सबसे पहले टाइप्स है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो हमारे मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, और किसका वेलफेयर होगा, कंज्यूमर्स का ही वेलफेयर होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, कंज्यूमर्स की हम एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर सकते हैं, या तो उनसे बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं हम, या तो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो जो ये सोसाइटी है ना, मिलके अगर हम ये सबकी सोसाइटी की एग्जांपल लेके चले कि यहाँ पे 30 मेंबर्स हैं इन टोटल, तो ये 30 मेंबर्स ने कुछ ना कुछ पैसा लगाया हुआ है सोसाइटी के ऊपर। 30 मेंबर्स ने फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 लगाया, 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, तो हर एक ने अपना अपना कैपिटल इसमें लगाया हुआ है। लेकिन ये करते क्या है, एज अ होल कंज्यूमर्स का भला करते हैं। जो अपने मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, 30 के 30 लोग इन बल्क में सीधा किससे खरीद लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं, जिससे वो रिटेलर को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। मिडल मैन को उन्होंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ताकि उनको सस्ता प्रोडक्ट मिल पाए हर एक कंज्यूमर्स को और उनकी एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। सेकेंड आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पे मेंबर्स कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स। कौन से प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर्स को जरूरत नहीं है सोसाइटीज बनाने की, वेलफेयर लेने की, है ना, उनको कोई जरूरत नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास कैपिटल क्या होता है, कम होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वो एक सोसाइटी बना लेते हैं। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। अब ये क्या करते हैं, इनको क्या चाहिए, सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो उन्होंने टी शर्ट बनानी है ना, तो टी शर्ट बनाने के लिए जो उसको सामान चाहिए वो उसको महंगा मिल रहा है बाहर से, तो ये क्या करते हैं, बल्क में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, ठीक है, या फिर इनको जो भी इनको चीजें चाहिए रहती है, प्रोडक्शन में मशीनरी हो गई, वो चीजें बल्क में खरीद लेते हैं, या फिर बल्क में खरीदते ताकि उनका जो प्राइस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और उनकी क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मार्केटिंग, इसमें भी कौन मेंबर्स होंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, रॉ मटेरियल के ऊपर, कि वो रॉ मटेरियल सस्ता लेके आए। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अब जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो मार्केटिंग इजिली कर सकते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट छपवा सकते हैं, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, इन बल्क में इकट्ठे होके पैसा जोड़ते हैं और किसी एजेंसी से टाई अप करते हैं, जिनसे उनके प्रोडक्ट की क्या होती है, मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग करने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कंज्यूमर्स को अवेयर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सोसाइटी। उसके बाद आता है फार्मर्स। इसमें कौन मेंबर्स होंगे, फार्मर्स।
इनका भला कैसे होगा? इनका भला तो इनको सीड्स वगैरह प्रोवाइड करके, इनको ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करके, इनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करके, है ना, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो जो फार्मर्स को चाहिए रहता है वो झुंड बना लेते हैं, वो बल्क में जाके खरीद लेते हैं या कम प्राइसेस में उनको मिल जाता है, बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इकट्ठे जब होंगे वो बार्गेनिंग ईजी हो जाएगी, एक अकेला बंदा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। तो सीड्स वगैरह के लिए या ट्रैक्टर्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, तो ये क्या करते हैं, वो सस्ते दाम में लेके आते हैं। एक और चीज होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये भी स्मॉल के लिए होगा ऑफकोर्स, स्मॉल फार्मर्स जो छोटे छोटे लैंड्स होती हैं, जैसे अब इसमें 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ही छोटी छोटी लैंड है। जब लैंड होगी तो लैंड की बाउंड्री भी होती है, बाउंड्री खत्म होगी तो बीच में बचेगा क्या? बचेगा तो कुछ भी नहीं, क्रॉप कहाँ उगाएंगे? तो ये क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी लैंड को, स्कैटर्ड लैंड्स को, स्कैटर्ड लैंड होती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, उन लैंड को फ्रेगमेंटेड कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होता है। फॉर एग्जांपल ये 10 लैंड छोटी छोटी थी, 6 लैंड छोटी छोटी थी, इन्होंने इसको इकट्ठा कर लिया। इससे क्या होगा, उस लैंड की कैपेसिटी बढ़ गई, वो ज़्यादा उसमें ग्रो कर सकते हैं, और उसकी जो बाउंड्री में स्पेसिंग में हमारी जगह कवर हो रही थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसे में वो फ्रेगमेंटेड लैंड्स भी कर सकते हैं और सीड्स वगैरह के लिए भी हेल्प आते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होंगी जिनको लोन लेने में दिक्कत आती है, जो बैंक्स में नहीं जा सकते, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे ऑफ कर सकते। तो ये क्या करते हैं, 30 मेंबर हो गए, पैसे इन्होंने जोड़ा हुआ है, अगर उस 30 में से किसी एक को जरूरत पड़ गई तो वो क्या करते हैं, बाकी 29 मिलकर उसको पैसा दे देते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि उसको क्रेडिट मिल पाए और उसका जो काम था वो क्या हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। लास्ट आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती है जहाँ पे वो लोग होते हैं जिनको घर नहीं होता जिनके पास, ठीक है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, उनको घर दिलवाने में मदद करती है, चाहे वो कोई प्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दे, चाहे फ्लैट्स प्रोवाइड करवा दे, है ना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे, कम उनको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देती है, आप किस्तों में पैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी ना किसी वेलफेयर के लिए खोली गई है, किसी ना किसी पर्पस के लिए खोली गई है, और हर सोसाइटी का पर्पस क्या है, डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खा पी नहीं सकते। एज नेचुरल पर्सन वो खा पी नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा वो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर केस कर सकता है, कोई एसेट खरीद सकते हैं, लाइबिलिटी ऑन कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, कंपलसरी होती है, तो वो चीज़ें रहती है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब उसके मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग माने जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। फीचर्स पढ़ते हैं। पहली फीचर अगेन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में आप क्या लिखोगे, एज नेचुरल पर्सन कंपनी कैन एबल टू ईट ड्रिंक, है ना, वो खा पी नहीं सकती लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ कर सकती है। जैसे हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नेम के ऊपर कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने बोला है कि ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड अपने नेम पे कोई भी एसेट खरीद सकती है, ABC लिमिटेड अपने नेम पे लाइबिलिटी ले सकती है, अपने नेम पे वो कुछ भी कर सकती है। सेकंड आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अगेन वही कि ABC लिमिटेड और उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो उनकी और ABC लिमिटेड की जो आइडेंटिटी है, एंटिटी है, वो डिफरेंट है, सेपरेट है इन द आइज ऑफ लॉ। और इसके अंदर हमारे पास दो मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होता है डायरेक्टर्स, है ना। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी में, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो मैनेज करते हैं, और उनको इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा पैसे लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत लंबा है। तो इसकी फॉर्मेशन के ऊपर अलग से तुम्हारी बुक्स में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। NCERT में ये चैप्टर अलग है, चैप्टर नंबर 7। लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई भी और बुक देखोगे, सुभाष दे, पूनम गांधी, संदीप गर्ग, उन सब में चैप्टर 2 के साथ में ही इसका चैप्टर वो दिया हुआ, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को हमने अलग से स्टडी करना है, जिसका अलग से पूरा प्रोसेस है, जिसका अलग से पूरे स्टेजेस है, प्रॉपर टाइम लगता है, प्रॉपर खर्चा होता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, कॉस्टली है, ठीक है।
उसके बाद आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, मेंबर आए जाए। मैंने किसी कंपनी में आज पैसा लगाया, कल मैं निकाल लूँ, कल मैंने उस वहां से निकाल के कहीं और निकाल दिया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि मैंने पैसा ले लिया, नहीं। मेंबर आ रहा है जा रहा है, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, वो कंपनी वहीं की वहीं खड़ी है। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी रहती है। लाइबिलिटी हर मेंबर की क्या रहती है, लिमिटेड। अगर मैंने किसी कंपनी में 500 शेयर्स लगा रखे हैं, 500 शेयर्स लगा रखे हैं, 10 ईच, विच इज 5000 हो गया, तो अगर कंपनी को आगे जाके कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ 5000 के लिए ही लाइबल हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा वो मेरे से मांग नहीं सकते। उसके बाद आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कॉमन सिग्नेचर। अब वो एसेट खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी लोन ले रहे हैं, किसी के ऊपर केस करे, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, वो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्या चाहिए, कॉमन सील, विच मीन स्टैंप, उनका सिग्नेचर। हर जगह वो डायरेक्ट अपना जो उसका कंपनी का सीईओ होगा वो आगे साइन थोड़ी करेगा, वो क्या करता है, कॉमन सील एक स्टैंप लगा लेता है, जो उसके हर डॉक्यूमेंट पे वही सील लगाई जाती है। लास्ट, रिस्क शेयरिंग। रिस्क कौन शेयर करता है, ऑल द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और रिस्क में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। उनका पैसा डूबने का चांसेस किसका होता है, शेयर होल्डर्स का ही होता है, ठीक है। तो रिस्क कौन शेयर करता है, मिलके सारे के सारे शेयर होल्डर्स शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनीज एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैरिट्स देखो क्या है, सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी इज ऑलवेज अ मैरिट, क्योंकि हमें उनका उतना ही पैसा देना है जितना हमने लगाया है, पर्सनल एसेट हमारे यूज नहीं होंगे। सेकंड क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हम जब मर्जी अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। कोई यहाँ पे कोई हमें लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इतने दिन अपने पास शेयर रखना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब मर्जी अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे तो आप 10 दिन बाद आगे उसको सेल भी कर सकते हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी रहती है, मेंबर में गो कम आएगा जाएगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कंपनी के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, हमने ये डिस्कस करा था कि कंपनी इज बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा पैसा होता है उसके पास, तो एक्सपेंशन का स्कोप भी सबसे ज्यादा किसके पास होता है, कंपनी के पास ही होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी, वही सेम बात होगी, कंपनी के पास हैव द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, तो वो एक्सपर्ट्स को इजीली हायर कर सकते हैं, सैलरीज वो दे सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो हमेशा प्रोफेशनल होती है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास वेल अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है कि वो हाई सैलरीज दे पाए अपने एक्सपर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है डीमेरिट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। फॉर्मेशन मैंने आपको बोला था इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, अलग से इसका चैप्टर है फॉर्मेशन के ऊपर आपकी सिलेबस में, तो फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गई, कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गई वहाँ पे आपको सब कुछ अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, तो सीक्रेसी नहीं रहती। इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जो कंपनी होती है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, तो हमें जो लोअर लेवल वाले ले लो या मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स ले लो या एम्प्लॉयज ले लो, उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी का सीई कौन है, कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव कौन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट आता है, वो आते हैं अपने डेस्क बैठते हैं, अपना काम करते हैं और जाते हैं, उनको नहीं पता कि इस कंपनी का एक्चुअल बॉस कौन है एक्चुअल जिसको चला रहा है, उनको सिर्फ मेल्स आती है, बस उनको उसके दौरान ही उनको पता लगता है, दैट्स इट। कोई पर्सनल उसके साथ वर्क एनवायरनमेंट उनका नहीं रहता है। न्यूमरस रेगुलेशंस, कंपनी में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होती है क्योंकि ऑडिटिंग करनी पड़ती है, वाउचिंग करनी पड़ती है, रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है, बहुत डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, वेरियस डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। आप पढ़ोगे फॉर्मेशन के चैप्टर में कि कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, जितना बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही टाइम लगेगा डिसीजन, एक म्यूचुअल डिसीजन पे आने के लिए, तो डिसीजन में टाइम लग सकता है। ऑलिगैरिक मैनेजमेंट, ऑलिगैरिक मैनेजमेंट का मतलब होता है बायस्ड मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी जो कंपनी है ना उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है शेयर होल्डर्स, एक होते हैं मैनेजर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम इसको बोल देते हैं। एक होता है आपके पास शेयर होल्डर्स, एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स, जो उसको मैनेज करते हैं कंपनी को, डिसीजंस जो लेते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स।
लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, कौन लेके आता है पिक्चर में, कौन लेके आता है, शेयर होल्डर्स ही लेके आते हैं। तो अगर तो शेयर होल्डर्स की होगी मेजोरिटी, फॉर एग्जाम्पल 51% से ज्यादा किसी कंपनी के शेयर्स मेरे पास है, तो मैं तो उस कंपनी की बन गई ओनर। सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसके पास है, मेरे पास है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टर को क्या कर सकती हूँ, इलेक्ट कर सकती हूँ। और वो हो सकता है कि वो मेरा फ्रेंड हो, ठीक है, हो सकता है वो हमेशा मेरे फेवर में डिसीजन ले। तो जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, डायरेक्टर को चूज कर सकता है। क्योंकि इलेक्शन होनी है तो मेजॉरिटी तो मेरे पास है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगी। जो 49% वाले हैं वो जो मर्जी करते रहे, मेजॉरिटी तो मेरे पास ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है जो हमारी मैनेजमेंट है वो कैसी हो जाती है, बायस्ड हो जाती है। लास्ट कन्फ्लिक्ट से तो आपका हर पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के हर में डीमेरिट आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी लड़ाइयाँ होती हैं, और कंपनीज में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो लड़ाइयाँ होने के चांसेस हमेशा रहते। उसके बाद आपके पास दो तरह की कंपनीज आती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट कंपनी की जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाय और सेल में आपको कहीं ना कहीं क्या होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 2 होते हैं प्राइवेट में, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। डू नॉट इनवाइट पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनी नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर्स को अलॉट करने के लिए। प्राइवेट कंपनी सिर्फ नॉन मेंबर्स को ही अपने शेयर्स को क्या करती है, अलॉट करती है। डायरेक्टर इसमें कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। इसके नेम के पीछे क्या लगता है, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। इंडेक्स इज कंपल्सरी, सॉरी, इंडेक्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी। इंडेक्स बनाना कंपल्सरी नहीं होता है प्राइवेट कंपनी के लिए। नो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बनाना भी जरूरी नहीं होता। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस तब बनाया जाता है जब हमने नॉर्मल पब्लिक को क्या करना है, इनवाइट करना है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, वो आपको क्या देते हैं, प्रोस्पेक्टस देते हैं, ताकि जिससे आपको पता लग सके कि कॉलेज में क्या क्या एकेडमिक परफॉर्मेंसेज रहती है, क्या इवेंट्स होते हैं, क्या चीजें, सब कुछ आपको पता लग जाता है उस प्रोस्पेक्टस के दौरान। ऐसे ही कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस देती है, लेकिन ये उन लोगों को देती है, नॉर्मल पब्लिक को देती है जिन्होंने उनके कंपनी में क्या करना होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेजेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेशन के लिए आपको प्रॉपर स्टेजेस को फुलफिल करना पड़ता है। प्रॉपर स्टेजेस होते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है फॉर्मेशन का, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन रहती है। तो 4 स्टेजेस होते हैं आपके फॉर्मेशन में। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ कितने स्टेजेस को फुलफिल करने की जरूरत पड़ती है, 2 स्टेजेस को। और सेकेंड स्टेज को आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस सर्टिफिकेट की मदद से आपकी प्राइवेट कंपनी क्या हो सकती है, ओपन अप हो सकती है। पब्लिक कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इंडेक्स बनाना क्या होता है, कंपलसरी रहता है। इंडेक्स बनाना क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, बनाना ही बनाना, आपको अपने एम्प्लॉइज का इंडेक्स बनाना पड़ेगा। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। प्रोस्पेक्टस बनाना भी क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेना है, नॉर्मल पब्लिक से शेयर इन्वेस्ट करवाने हैं, तो प्रोस्पेक्टस इज कंपल्सरी। पब्लिक को इनवाइट करता है ये। लिमिटेड वर्ड लगता है, इसके पीछे कौन सा वर्ड लगता है, लिमिटेड वर्ड लगता है। डायरेक्टर्स इसमें कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, और इसको ओपन अप करने के लिए पूरे 4 के 4 स्टेजेस करने पड़ते हैं, और 2 सर्टिफिकेट चाहिए। प्राइवेट के लिए 1 सर्टिफिकेट से काम चला जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो सेकंड स्टेज में मिलता है। यहाँ पे इसको जो 4th स्टेज पे सर्टिफिकेट मिलता है, कौन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, या तो आपको टाइप ऑफ कंपनी को आइडेंटिफाई करने को आएगा कि बताओ कौन सी कंपनी है, या फिर इसका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो कौन सा है, प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सी प्रिविलेजेस मिलती हैं पब्लिक कंपनी के ओवर, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं। एक तो मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, सिर्फ 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद डायरेक्टर्स भी कितने हैं, ओनली 2। यहाँ पे कितने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स चाहिए, और यहाँ पे मेंबर्स भी कितने चाहिए, 7 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स बनाना कंपलसरी नहीं होता, 3rd प्रिविलेज। यहाँ पे इंडेक्स बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है।
यहाँ पे नो प्रोस्पेक्टस से काम चल जाएगा, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस बनाना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कितने स्टेजेस की रिक्वायरमेंट है, 2 स्टेजेस की और 1 सर्टिफिकेट की। यहाँ पे हमें 2 सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसकी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट, जहाँ पे हमने 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट इंडो फैमिली बिजनेस एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसके बाद हम फॉर्मेशन में मिलेंगे। फॉर्मेशन क्लास 11 का बात कर रही हूँ। क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर होगा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा क्लियर है, पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि आगे आपके सितंबर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल लगेगा जो मैं सिलेबस आपको करवा रही हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द फुल चैप्टर नंबर 2, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।